खबर है में खुश आमदीद। नाज़रीन मेरे साथ हैं आसफ़ साबिक़, आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। मोटी मोटी खबरों पर बात करते हैं और फिर अपने पैनलिस्ट को जो है उनसे गुफ्तगू करते हैं। लॉकडाउन पर एक कह सकते हैं अब तो वाज़ेह हिकमत अमली शायद आ ही गई है, और ये क्या है, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मगर हम ख़ास तौर पर पूछेंगे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल देंगे तो उसके साथ मुझे तो अंदाज़ा है, और भट्टी साहब से भी पूछते हैं 22 या 40 इंडस्ट्रीज़ और खुल जाएंगी, तो क्या ये लॉकडाउन है, इसकी क्या परकशंस होंगी, और क्या वाकई पाकिस्तान में डेथ रेट कम है? अल्हम्दुलिल्लाह अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने क्या किया है डॉक्टर्स को महफूज बनाने के लिए। ज़ाहिर है सबसे अहम लोग इस वक्त डॉक्टर्स हैं, वो हमारा असासा और एसेट हैं, और अगले महाजों पर लड़ रहे हैं मौत के ख़िलाफ़, तो उनकी हिफाजत के लिए हम क्या करें। इसके साथ साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से चंदा लेने का जो हमारा एक तरीका था, अच्छी बात है, उन्हें भेजना चाहिए, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल है और क्या यही तरीका है? और साथ साथ भारतीय फ़ौज का कोरोना वबा पर भी एक शर्मनाक किरदार क्यों सामने आ रहा है, वह खुदकुशियाँ इतनी क्यों बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पर फ़ौजियों में कश्मीर के अंदर। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ लॉकडाउन के हवाले से। अब तो लॉकडाउन में ख़ुद लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि इतनी इंडस्ट्री खोल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, लेकिन इधर पाकिस्तान में एक शख्सियत लॉकडाउन का फैसला करने वाले दिनों में नॉकआउट हो चुकी है। अब ये किस्तें चल रही हैं, आज गया सो कल गया। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे बताएं, उसमें पहले तो आपको भट्टे खोलने पड़ेंगे, ईंटें बनेंगी, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, प्लम्बिंग का सामान, इलेक्ट्रिशियन का सामान, कम से कम 40 से 50 इंडस्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी। तो आपका लॉकडाउन रहेगा कैसे? क्या इन हालात में कौन लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस वक्त आपके घर 2 वक्त की रोटी नहीं है, 15 दिन के राशन के लिए आप तड़प रहे हैं? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कोरोना ने जो नुकसान करना था वो तो कर दिया। कोरोना के बाद जो तूफान आ रहा है, कुछ नाहलों को उधर देखना चाहिए। आप बाहर से मांग रहे हैं चंदा, बाहर तो हमसे बुरा हाल है, पाकिस्तान सबसे बेहतर है। उधर आपकी मिडल ईस्ट से 40 से 50 हज़ार लोग बेरोजगार होके आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, एक मैं एक सवाल कर दूं फिर आप आके, शायद इसमें आइडिया ये है कि वही लोग जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग, कि ये कारोबार खुलेंगे तो उनको कोई आमदनी होगी उनके चूल्हे चलेंगे, ये यानी आर्ग्यूमेंट है। मैं अपने हर दिल अजीज वज़ीर आज़म इमरान खान, वो सेल्फ आइसोलेशन कहते हैं ना, जी जी यार इन्हें कभी मैं पिछले 3 दिनों से मुख्तलिफ छोटे इलाकों में जा रहा हूँ जहाँ एक घर में 10-10 लोग रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये सेल्फ आइसोलेशन ये कहाँ से तलाश करें? हर एक के पास बनी गला जितना घर है, हर एक के पास जहाज है। गुजारिश है काजी साहब, मैं आपको एक बड़ी बता रहा हूँ बात। लॉकडाउन मेरा ख्याल है ताजरों ने भी ऐलान कर दिया है कि हम कल से दुकानें खोल रहे हैं, आप जाएं, आपका कानून जाने। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, उधर लॉकडाउन अच्छे लगते हैं, उधर हुकूमतें कहती हैं $2,000 मैं आपके घर में भेज रहा हूँ, आप आराम से रहें। इधर 90%, 70-80% लोग हैंड टू माउथ हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, अपनी दुकानें जितनी बंद की हैं, उनके सेलमैन, सफ़ेद पोश आदमी, गरीब आदमी मांगने वाला छोड़ दे, 70% इस इमरान हुकूमत ने इतनी मेहरबानी की है कि लोग सफ़ेद पोश इतने गैर महफूज हो गई हैं, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। लॉकडाउन क्या कर लेंगे? लॉकडाउन कल तोड़ है और उलमा दीन ने कह दिया हम मस्जिदों में जाएंगे। आप लॉकडाउन करें, पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म तो बनाए। खाना काबा में अगर उन्होंने इसको कर दिया और ये कहा गया है कि हमारे मजहब में इसकी इजाजत है, तो फिर ये क्यों इसरार करते हैं कि हम भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब देखें, खाना काबा में अरबी वो जो उधर है, मैंने कहा ना उधर $2,000 $2,000 घर भेज दिए। आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि लॉकडाउन कामयाब हो, हर बंदे के घर राशन आए। कोई पेट की वजह से बेटे को हाथ में पकड़ के ये ना कि अल्लाह के वास्ते कामते हाथों इसको दवाई 28 लाख लोगों को उन्होंने ये दावा किया है, वो कम एहसास प्रोग्राम। नहीं भट्टी, एक मिनट जरा भट्टी साहब, मुझे लगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मायूसी फैलाएं, मेरा लिए आप थोड़ा सा अनकाइंड है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से। मुझे बताएं कि क्या वो खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान ले जाएं? आप
कोरोना बचाते बचाते लोगों को भूख से मार दें, आप घरों में मैं उनको खुदकुशियां में मजबूर कर दें, क्या करें? प्राइम मिनिस्टर मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं, बचा रहे हैं। नहीं, कोरोना वायरस से जितना नुकसान होना था हो गया। इसको दुनिया का, यूके का प्राइम मिनिस्टर नहीं बच सका। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और महफूज रखे, किसी को भी ना हो। लेकिन मुझे बताएं, ये लॉकडाउन 2 महीने आप और रखते हैं, आप मेरी बात सुन लें, तो कितने % लोग मैं रोटी कोई खा डॉक्टर नहीं सकेंगे? हूं, मैं माहिर नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में जो डेथ रेट है पूरी दुनिया बहुत कम है, बहुत कम है। तो प्राइम मिनिस्टर ने को फैसला को अकल से ही किया होगा ना, उनको किसी ने समझाया होगा। बिकती है। नहीं भट्टी साहब, मैं अकबरी मंडी गया, वो बंद था। सुन तो लेना यार, मैं जहां जहां गया, मैं बकर मंडी गया, वहां नहीं अकल मिली। मैं सब्जी मंडी गया, वहां नहीं मिली। अकल मिलती कहां से है? पहले तो मुझे बताए ना, उनके पास से खरीदते हैं पीएम साहब? वो जो भी है, क्या उनके पास ये शहबाज गिल अकल बेचते हैं? वो वजीर सेहत है, उनको किसी डॉक्टर ने शहजाद समझाया अकबर होगा। बेचते हैं? क्या ये उनके जुल्फी बुखारी बेचते हैं? भट्टी साहब, आप ईमानदारी से बताएं, अगर वो यार, ये सख्ती क्या रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कभी खुद कारोबार किया? नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, खुद कभी नौकरी की? नहीं की। वो क्रिकेटर थे, बिल्कुल ठीक है, क्रिकेटर के तौर पे दुनिया जानती मैं है। कहता हूँ लॉकडाउन के मैं भी हक में हूँ, लेकिन कम से कम उससे पहले ऐसी मैकेनिज्म बनाए कि आप लोगों के घर राशन पहुंचा दें। भाई आप टाइगर भट्टी साहब, आपको इस रियासत का पता नहीं है। नहीं, बट इस रियासत का आपको पता नहीं है, आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, रियासत का काम है हिकमतें अमली बनाना, मुश्किल हालात में ऐसे बेहतर फैसले करना कि अवाम की मुश्किलात कम हो, ना ये कि उसमें ना खत्म होने वाली मुश्किलात में इजाफा हो जाए। सादी सी बात है। बात यह है, रियासत के पास इतने पैसे नहीं कि लोगों के घरों में जाके करे। यही मेरा आर्गुमेंट। दूसरी बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह 2 नंबर तरीके से यहाँ डेवलप किया गया है मनशा बमों के ज़रिए, किसी मकान का कोई पता नहीं कहाँ पे है। यहाँ पे एक आदमी आया था, वो मलिक बेचारे नादरा वाले, जो इसको सारे को कर रहे थे, उसको वैसे हमने निकाल दिया क्योंकि हमने 2 नंबर वोटों के ज़रिए जो है ये काम करना था। आपको याद है, मुस्लिम लीग नून के दौर में उस पर पर्चे करवा दिए थे हमने। क्या नाम था? बड़ी साहब नादरा के चीफ जो थे। अच्छा, वो एक माफ़ी चाहता हूँ, ये जो आटा चीनी बहरान की कब रिपोर्ट आनी है? अच्छा, वो राना तारिक साहब हमारे साथ है यार, ये बड़ी अहम बात थी। आप मुझे बिल्कुल अच्छा, 25 अप्रैल आप मुकम्मल करें। मेरे बॉस की तरह ना कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा, 25 अप्रैल को मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ी गिरफ्तारी होगी 25 अप्रैल को हो सकता है। भाई मेरा ख्याल है, क्योंकि वो इंक्वायरियां हुई थी 2। क्या गुमराह करते हो मेरे हाकिमों? ये गंदम पे 2 इंक्वायरियां थी या चीनी पे 2 थी? गंदम और चीनी पे 2 इंक्वायरियां थी। एक डमी टीम बनाई गई और एक ओरिजिनल जेन्युइन लोगों की, ऑनेस्ट लोगों की। उसमें जो 2 अहम लोग गिल्टी करार दिए गए, अगर वो रिपोर्ट सामने आ गई, अगर, फिर तख्त गिराए जाएंगे, ताज गिराए। बड़ी साहब, ये खबर यहाँ आपकी खत्म नहीं होगी क्योंकि आपने बहुत बड़ी खबर नहीं छोड़ दी आपने। इससे आगे खबर के बाद खबर भी आ जाती है। नहीं, मैं अभी ये मेरे साथ हैं राना तारिक साहब, जो कि चेयरमैन हैं चेन स्टोर्स एसोसिएशन के। राना साहब, वेलकम टू दी शो। आप एक बड़ा यानी एक रिप्रेजेंट करते हैं। ये फरमाइए कि कल आप कह रहे हैं कि आप खोल देंगे ये, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, अभी आप ये ना कारोबार खोलें, शायद रुक जाएं। तो एक तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और फिर सेकंडली आपके जो 6-7 लाख लोग मुझे बताया गया था कि आपके स्टोर में काम करते हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है? वो घरों में क्या आर दे स्टार्विंग? क्योंकि मोस्टली मैं जो सुन रहा हूँ वो ये कह रहे हैं जी 1 महीने के बाद हम तनख्वाह नहीं दे सकते। राना साहब, आपका क्या टेक है? अस्सलाम वालेकुम। जो आपका पहला सवाल है उसके तहत तो मैं ये वजाहत कर दूं, हमने अनाउंस नहीं किया कि हम कल खोल देंगे। हमारा पहले भी ये मौक़िफ़ था कि हम हुकूमत के अहकामात की तामील करेंगे, लेकिन हमारी बहुत रिजर्वेशन है इस सूरत को लेके, क्योंकि हम नहीं समझते कि अगर ये लॉकडाउन 30 तक एक्सटेंड करता है तो हम ना किराया देने की पोजीशन में हैं, ना हम तनख्वाहें देने की पोजीशन में हैं, ना हम टैक्स देने की पोजीशन में हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिन लोगों ने हमें माल दिया हुआ है, जहाँ से हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी हमारी सप्लाई चेन की पेमेंट्स हैं, हम उसको भी देने की पोजीशन में नहीं है। तो हम नहीं समझते कि रिटेल की पूरी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये इसके साथ तकरीबन 90 लाख लोग वाबस्ता हैं, और हमारी एसोसिएशन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 6 लाख लोग वाबस्ता हैं। राना साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक ने आप लोगों को एक ऑप्शन दिया है कि आप 5%, 6% पे लोन लें और लोगों को उनकी उजरतें दें, उनकी तनख्वाहें दें, तो आपने इसका क्यों फ़ायदा नहीं उठाया? आपने ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, इनकी तरह का मसला क्यों बना दिया है?
जी आवाज़ आ रही है राणा साहब? जी स्टेट बैंक वाली बात बीच में कट गई थी जी, प्लीज दोबारा। मैंने कहा स्टेट बैंक ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि जो बिजनेसमैन है वो 5-6% पे लोन लें और अपने जो मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें दें, तो आप इससे क्यों नहीं फायदा उठा रहे? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? एक बंद पीरियड में आपने तनख्वाहें देनी है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जीरो है और हुकूमत हमसे चाहती है कि अपने मुलाजमीन को हम रखें, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर भी 6% सूद दें। ये वो पेमेंट है जो कि डूब जानी है। और उसके बाद स्टेट बैंक कहता है जी आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करें, अपना कोलेटरल दें और इंटरेस्ट रेट भी दें। तो ये अगर स्कीम स्टेट बैंक ने हमें देनी है तो छोटा रिटेलर तो इसे अवेल ही नहीं कर सकता। वो कहाँ से सूद के पैसे देगा? बुनियादी तौर पे उसके पास पैसा तो पहले ही नहीं है, फिर वो कहाँ से प्रॉपर्टियां ला के फ्लश करेगा? अगर ये करना है तो इसको ईजी करें और इसको सूद से मुबर्रा करें। खुदा के लिए क्या बात कर रहे हैं कि हमने कोई इस पैसे से मुनाफा कमाना है? हमने तो लोगों को रोजगार मेंटेन करना है। राणा साहब, इसका मतलब है ये जानबूझ के ऐसी स्कीमें ला के, खुदा ना खास्ता मुझे लग रहा है कुछ लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता पाकिस्तान को दिवालिया करना चाह रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं एक इंडस्ट्री बंद है, उस पे सूद पे पैसा लेंगे, वो इंडस्ट्री बंद वालों को भी देंगे, सूद भी बंद हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएंगे, लोग बैंक डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये तो हुकूमत मेरा ख्याल है गुमराही में जा रही है, शायद आपका मतलब है। ये पिछले जब से बहरान शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ सिर्फ एक अच्छा काम हुकूमत ने हमारे साथ किया है कि जो पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है कि मालकान किराएदारान को बेदखल नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम समझते हैं कि पंजाब में लाखों नौकरियां बच जाएंगी। अगर हमारी दुकानें ही बंद हो जाएंगी, जिस दिन हम खोलने जाएंगे मालिक ताला लगा के बैठा होगा, तो हम उसको खोलेंगे कैसे? नौकरी कैसे बचाएंगे? कारोबार कैसे बचाएंगे? ये वाहद मेहरबानी की है जो हुकूमत पंजाब ने हमारे साथ की है। बाकी सूबों में तो ये भी मेहरबानी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि हम हुकूमत से ये नहीं कहते कि आप कोरोना की जंग ना लड़ें, हम ये कहते हैं कि आप कोरोना की जंग के साथ इकोनॉमी बंद ना करें इस तरीके से कि फिर ये खुल ही ना सके। हम 21 दिनों में हमने कैलकुलेट किया था रिटेल सेक्टर का 400 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। भट्टी साहब, अगर आप ये देखें, जो चीज प्रोड्यूस होती है कहीं से भी बनती है, वो अल्टीमेटली रिटेल पे जाके पैसे में कन्वर्ट होती है और वो पैसा टैक्स में जाता है, वो पैसा सैलरियों में जाता है, वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल कर ले बड़ी साहब। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या फैसला करना चाहिए कि तमाम ताजर या मिडिल क्लास इस क्राइसिस से निकल भी आए और इकॉनमी भी संभलती रहे, बिल्कुल जमीन बोझ ना हो? मैं इसके लिए अर्ज करूं, हुकूमत को चाइना मॉडल की बात करते हैं, इनको उन्हीं की तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे कोरोना की क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक उसकी जोनिंग करनी चाहिए और वहां पे लोकल एक्टिविटी को जनरेट करना चाहिए। अगर आप गौर करें, कस्बों में, देहातों में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक भी कोरोना का रिपोर्टेड केस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने हमारी ऑनलाइन सेल भी बंद कर दी। इसका मतलब ये है कि आप किसी किस्म का पैसा हमारी जेब में आने नहीं देना चाहते। आप कोई बिजनेस एक्टिविटी अलाउ ही नहीं करते। उस ऑनलाइन सेल से कोरोना के फैलने का क्या चांसेस हो सकते हैं? वो जो मेडिसिन किसी को सप्लाई कर रहा है, एसेंशियल प्रोडक्ट। राणा तारक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली इस पे और ये बात सारी बड़ी साहब 2-3 बातें उन्होंने की, मैं रिकैप कर दूं और फिर आप इस पे कमेंट करें। एक तो वो किराए की बात की, जो किराए पे छोटी दुकानें चला रहे हैं उनका क्या करें, और ऑनलाइन क्यों बंद कर दिया उन्होंने, जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन जो है एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, 6 लाख ये सिर्फ स्टोरों पे काम करते हैं लोग, 6 लाख, और 6 लाख को अगर गिने तो एक फैमिली में 6 से 7 उन्होंने बताया 90 लाख लोग हैं टोटल मिला के। ये इतने लोगों की जिंदगी है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ। गुजारिश ये है, जब आपकी हुकूमत कंफ्यूज होगी लॉकडाउन करना है नहीं करना, पंजाब कहता करना है, सिंध कहता नहीं करना, KPK से वजीर गालियां देगा सिंध के CM को, उधर से इस तरह लड़ाई झगड़ा होगा। देखें, कोरोना ने आना था, जो तबाही मचानी थी मचा दी, और अल्लाह का करम है दुनिया की निस्बत कम हुआ। हमाद अजहर, मोईद यूसुफ ये आके क्यों देते हैं? ये असल हालात कोरोना से डॉक्टरों को करने थे, यास्मीन राशिद या जो भी हैं। आप आने वाले दिनों में इस मुल्क की इकानमी को ज़मीन बोझ होने से आइडिया बनाए, नई जनरेशन बाहर आ रही है, वापस आ रही है, कारोबार संभालना क्या, इस सिलसिले में कभी आपने कोई हुकूमत की गुफ्तगू सुनी? मैं बस एक बात बताऊं आपको, हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं और हमारा कोई दोस्त, मुझे लग रहा है बैंक करप्ट करवाए जाएंगे, ये फिर गैर मुल्कों की तरफ आखिरी बात करने लगा हूं, कर्जों की तरफ भाग रहे हैं। यानी जितनी गलत खबरें आई यहाँ पे, जो लोग थे, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन और छान फटक के की है, यहाँ पे ये जो मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आई,
ये ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर उबैद मुझे बता रहे थे कि उनको फ़ोन आया इसका, और वहाँ वो हमारा मजाक बनाया। इनमें से कोई बंदा इस सब्जेक्ट का है ही नहीं जो साइंसदान बैठे हुए हैं, और ये गलत बता रहे हैं कि इन्होंने दवाई, अमेरिका ने दवाई नहीं बनाई, इन्होंने कह रहे हैं हम दवाई बना रहे हैं। इस तरह गुमराह कर रहे हैं। मुझे जो फियर आ रहा है ना भट्टी साहब की बात को मेरे लिए आप डाइजेस्ट नहीं कर सही, समझ नहीं सके। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की इस तरह इकोनॉमी में हम फंस गए हैं ना, तो खुदा ना खास्ता वो ना भट्टी साहब की हमारी बैंकिंग की इंडस्ट्री खत्म हो जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं। कोलैप्स ना कर जाए, ये कोलैप्स करने की साजिशें हैं। इंटरनेशनल यूएनओ जान के इधर प्रेशर डाल रहा है कि इकोनॉमी इनकी जमीन बोझ हो, कर्जे पे कर्जे रहे, कल को पैसे देने के लिए ना हो। मेरी नजर में कोरोना ने जो तबाही करनी है, यार एक बात तो उन्होंने अच्छी कही। अब हमारी हुकूमत को, थिंक टैंक को बैठना चाहिए कि हमने इंडस्ट्री को कैसे उठाना। चाइना तबाह हो रहा है, उधर कोई चीज उनसे नहीं ले रहा, हमें इस तरफ आना चाहिए। नहीं, एक बात जो उन्होंने की कि भाई सूद तो बंद करो। सूद ये लानत जो है, जो तो अब ना, ये तो ना यार जो बंदा हर बात में भीख मांगता है, बाहर से कर्जे ले लो, कर्जे ले लो, कर्जे ले लो। मैं कह रहा हूं इस वक्त में आप अपने थिंक टैंक बिठाएं, कोरोना से जो जंग हमारे डॉक्टर भाई करें कि नई नस्ल को हमने क्या क्या बिजनेस कराना है आने वाले दिनों में। आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन खोल दी, कौन करेगा? कोई खरीदेगा? कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में सेल्फ आइसोलेशन बहुत मुश्किल है। आप 1 महीना और गुजार लेंगे मैक्सिमम, मान लिया, मुश्किल है। तो मुझे बताएं उसके बाद क्या होगा। लेकिन भट्टी साहब फिर बात तो वही आ गई ना कि सेल्फ आइसोलेशन आप कर नहीं सकते, और कारोबार भी बंद कर दें तो डबल डिजास्टर। नहीं तो इसी तो कह रहा हूं, तो कारोबार को बेहतरी की तरफ लाएं, भट्टी साहब इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश करें। भट्टी साहब एक इकोनॉमी को कोई बेहतर थिंक टैंक बनाएं, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया को बनाए ना, ये जो पल है, ये है, दूसरे है, उन्हें कहें जी बताएं ये नई नस्ल के लिए। भट्टी साहब एक मैं आपसे माफी चाहता हूँ, एक मिनट, ये जितने आप बंदों को कह रहे हैं इनको बुलाते नहीं रोज। अब जो बिजली की रिपोर्टें आई हैं उनको बुला लें, जिन्होंने बिजली में जो है 450 अरब, ये 450 अरब इज अ वेरी अंडरस्टेटमेंट कि इन्होंने 450 अरब 92 से लेकर अब तक खाया है। ये 1.5 से 2 बिलियन डॉलर सालाना का वारदात हुई। सही कह रहे हैं, यानी 200 बिलियन। जो मगर काजी साहब जो असल सवाल है जिस पे मेरा हाल बिल्कुल हुकूमत खामोश है, इस पे मैं जरूर चाह रहा हूँ आप दोनों भी बोलें। सफ़ेद पोश जो तबका, जो सैलरीड क्लास है, देखें यहाँ पे इमरान खान ने एक अच्छा बात की, उसने कहा दिहाड़ीदार गरीब लोग वो भी पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा। चले मुझे भी कई जगह ट्रक नजर आया उनको खाना, मगर मुझे बताएं जो 40-50 हज़ार जिसकी आमदनी है, जो अपने 2 बच्चों को फीस दे रहा है, बीवी का ख्याल रख ले, उनका क्या बनेगा? उनके लिए ना आपने कोई लोनिंग की है, ना कोई बिजनेस अल्टरनेटिव किया, कोई आप मुझे सपोर्ट बता दें हुकूमत की। साहब मुझे मेरा एक सवाल है, कोरोना आ गया, दुनिया में आ गया, उसका मुकाबला किया जा रहा है, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी जमीन बोझ हो रही है उसको उठाने के लिए कहीं आपको स्ट्रेटेजी बनती हुई नजर आ रही है कि क्या कौन सा बिजनेस में लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, कौन सी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई जाए कि लोगों का रोजगार चले। कादी साहब मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, कोरोना का बुखार 15 दिन महीना मुझे नहीं पता खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारी का तूफान आएगा वो अनारकी की तरफ ले जाएगा, और ये चंद हाकम जिम्मेदार होंगे। ये तो नारकी तो आ रही है ना, पंजाब वाले कह रहे हैं हम दुकानें खोलने की इजाजत दें, सिंध वाले कह रहे हैं खोलने। तो ये नारकी एक सादी सी बात नहीं आप बताइए नारकी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मगर एक सादा सी बात मेरी सुन लें। बात ये है, ये 200 अरब रुपए की जो सालाना वारदात थी जो कई सालों से दहाइयों से जारी है, यार पकड़ दें क्यों नहीं? अब हम रोजाना कहते हैं। मैं एक बात नहीं, ये पैसे आज अगर किटी में होते, आपने वापडा को इस तरीके से छाबे पे रख के ना बेचा होता, और तो आज आपके पैसे होते, आप लोगों के घर में पैसे ले लेते। काश ही है ना, ये तो नहीं गुफ्तगू नहीं है। आज हमें ये बात करनी है, ये किसने किया? ये जरदारी साहब ने किया, फिर नवाज शरीफ ने किया, ये जाके सौदे करते रहे। अब टका तुम्हारे पास है नहीं, बंदों को ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचे, ये हो गया ना। 50 हुकूमतें आई, किसी ने किया ना। मौजूदा हुकूमत में भी मैं दर्जनों दफा सुन चुका हूँ, जहीरा अंदोजों को नहीं छोड़ूंगा, माफिया को नहीं छोड़ूंगा, कर्जखोरों को नहीं छोड़ूंगा, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा। और क्या वो रहे होते हैं जो खुद माफिया हैं। मुझे ईमानदारी से बता दें कितने लोगों को पकड़ा अब तक? और खुदा के वास्ते जुबानी कलामी मुमालिक नहीं चलते, हिकमत अमली बनानी पड़ती है, दानिश से प्लानिंग करनी पड़ती है। भट्टी साहब मुझे आखिरी में ब्रेक पे जाना है, को उठाने के लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ता है। ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक फिक्रा कि जब मैं अगर हुक्मरान हूँ और मैंने वारदात की है तो मैं अपनी गिरफ्तारी तो पेश नहीं करूंगा। के बाद दोबारा हाजिर हो रहे।
वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, अब बड़े रिपोर्टों का ज़माना है, रिपोर्टें आ रही हैं, IPPs की रिपोर्ट्स कल आई थी, मगर ये जो आपने भी इंकशाफ किया है कि गंदम और चीनी के हवाले से 2 रिपोर्टें बनी, शायद एक रिपोर्ट से मुतमिन नहीं थी तो फिर दोबारा बनवानी पड़ी। देखिए, गुजारिश ये है कि काजी साहब, रिपोर्टर का काम होता है अगर उसे कहीं टिप मिल जाए तो उस वक्त तक स्कूल से ना बैठे जब तक फैक्ट्स तक ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक। जब भी किसी भी मुल्क में किसी भी जगह बड़े स्कैंडल्स आते हैं, अहम अदारे अपने अपने लेवल पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। एक हुकूमत ने बना दी है, किसी और ने बना दी है, किसी और ने बना दी। यानी हुकूमत के अंडर ही 2 इदारों ने, मुख्तलिफ इदारों ने रिपोर्ट। बस ये छोड़े ना, अदारे तो अदारे होते हैं, जो नहीं होते वो कैसे होते हैं। एक अदारे में 3 अहम लोग थे, उन्होंने 2 अहम तरीन शख्सियात को इसका जिम्मेदार करार दिया। पंजाब में, यार मैं वो पंजाब में वफाक में नहीं, 2 अहम तरीन शख्सियात जिम्मेदार थी। वो पता नहीं, कोई काउंसलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई माली भी हो सकता है। अहम तरीन माली और काउंसलर थे। जब उनको पता चला, उनकी नींदें उड़ गई। उन्होंने कहा जी हमारी तो ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में तो जिस बंदे ने रिपोर्ट दी है ये तो खुद करप्शन से पंजाब बदर हुआ है। उसके बाद कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी गई। उसने कहा इसको महदूद नहीं होगा। अगर अल्लाह करे ये बात चल रही है, फिर दोनों रिपोर्टों को रोक के तीसरी पे बात हुई। अगर असल रिपोर्ट आ गई, और मैं आपको ईमान से कहता हूं, यकीन से, वो पाकिस्तान की लिए एक सबक उमेज होगा और पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ बेहतर कदम होगा। एक सवाल अभी, सारा जो बचपन में हम सुनते रहे ना, लुटेरे कभी हाथ नहीं आते, चोर एक सवाल अभी जो बड़ा अहम है, बट साहब दोनों रिपोर्टों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी? दोनों रिपोर्टरों में अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की जा रही है, अभी तक नहीं हो पा रही। और वो गिरफ्तारी एक बंदा जिसका तसव्वुर नहीं है, कोई किसी बाग का माली हो सकता है, किसी सूबे का माली हो सकता है, किसी शहर का माली हो सकता है, और ऊपर भी कोई ना कोई हो भट्टी साहब देखें ना, कुछ चीज़ों का लॉजिक होता है। क्योंकि देखें वो ना, उसमें बहुत बड़ा फैलाव है उन रिपोर्टों में। उसके अलावा 3-4 एक आदमी ने, आपने मुझे बनाया और आप बैठ के मुझे कहे जी मैं काजी कौन होता है मुझे डिक्टेशन देने वाला, और काजी की अहम तरीन चीज मैं अंडर कारपेट कर दूं, तो काजी तो फिर काजी है ना, वो भी काजी सही। नहीं भट्टी साहब ये तो भूचाल है। देखें आप बड़ी वो मुश्किल अल्फाजों में बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की हुकूमत सारे 25 अप्रैल की हिट लिस्ट पे है। 25 अप्रैल खुद वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उस तक का मतलब भूचाल है। अगर किसी को नहीं छोड़ूंगा तो हो सकता है कोई भी किसी को ना छोड़े जो जिम्मेदार हो। भट्टी साहब देखे बिल्कुल साफ सी, इसमें तो रिपोर्ट की इतनी मुश्किल नहीं है। किस किस ने इजाजतें दी हैं उनसे पूछा जाएगा कि आपने किस तरह इजाजतें दी हैं। जब मेरिट पे हो तो फिर एक ही सब पे खड़े हो गए। मेरे पास ये खबर है भट्टी साहब, फिर ओहदे नहीं देखे जाते, मेरे पास फिर ब्लंडर देखे जाते हैं। खान साहब ने भी ये कह दिया है कि वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट रहे या जाए। जो है वो खान साहब ने अलीम खान को अचानक क्यों वजीर आज़म वजीर बना लिया? इससे तो बड़े नाला थे। अलीम खान अरेस्ट कैसे हुआ था? फिर मैं पूरी खबर खोलने के लिए आप अलीम खान याद रखने एक काजी है नहीं, रिपोर्ट नहीं, फिर वो उनको जब अंदर लेके गए आप, जाहिर बाकी लोग भी तो बाहर आए हैं, तो अलीम खान क्या खदशा था कि पंजाब की हुकूमत हाथ से ना निकल जाए? नहीं, पंजाब की हुकूमत कहाँ जानी, वजीर आज़म और इमरान खान साहब और पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जाती, लेकिन हो सकता है इनमें से कोई चले जाए कहीं। गवर्नमेंट PTI की रहेगी, वो ये कह रहे हैं। नहीं, कोशिश तो थी ना। देखे ना अलीम खान के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो जंगीर खान के लिए भी एक ताकत का सोर्स बन सकते हैं। वो अपना CM पुराने जो हमारे परवेज इलाही साहब है उनकी तरफ भी जा सकते हैं। मेरी दुआ है ये कि जो असल रिपोर्ट बनी है, जो लाहौर से कुछ फासले पर बनी है, अल्लाह ताला उस रिपोर्ट को सामने ले आए बस। बट इसे सादा सा सवाल है, आप समझ मैंने अगले मौजू पे जाना है, आप समझ, मेरा क्वेश्चन है इस रिपोर्ट में इमरान खान साहब सिवाय सच के साथ देने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास है? कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी दफा वो मुझे ये नहीं पता क्या होगा। उन्होंने तो 1 अरब दफा कहा था कि मैं मॉडल सारे माल्टोन बल्दिया फैक्ट्री जिन्होंने लूटा फलां फलां पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं।
आपने तो कहा एक बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है यार, हो सकती है, जरूरी थोड़ा हो। इन्वेस्टिगेशन में तो कोई गिरफ्तारी क्या हो सकती है? क्या मुल्क का यार जब उन्होंने वजीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ? भट्टी साहब ने जब कह दिया कि शहबाज शरीफ वजीर आला रहने वाला शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ, हुकूमत में नहीं था। आप बात कर रहे हैं नहीं, जब नाहल हुए तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। तो इस तरह की कोई चीज होने वाली नहीं, मैं ये कब कह रहा हूं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन मैं कह रहा हूं कि दो चीजों पे काम हुआ, एक दोनों चीजें कंप्लीट हो गई, बाद में जब हकायक आए तो बड़े बड़े के हाथ फूल गए। बस 25 अप्रैल पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ा अहम दिन अहम हो सकता है, यहाँ माजी की तरह जो काजी साहब आप क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट। बात यह है कि इसको मुकमुका कहते हैं। दो चीजें जब से बनी हैं, एक हमारी क्रिकेट की टीम और एक पाकिस्तान, हम हमेशा नाजुक दौर में रहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, 25 भी आगे गुजर जाएगी। बड़ी बड़ी क़यामतें हमने देखी। अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज आपने क्या निकाला है? कोई नया लफ्ज बड़ा इस्तेमाल आप इंटरप्रेट कर लें, अंग्रेजी का लफ्ज डिक्शनरी खोल के देखें। मुझे नहीं ना आती आप देखें ना, मैं सो क्योंकि एनआरओ तो पाकिस्तान में होता नहीं, आज तक कभी भी किसी के साथ कोई डील हुई नहीं, ये तो सच है ना। एक और आपने, और मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कभी किया ही नहीं, वो तो जाते ही नहीं। और वैसे एक और आपने दरमियाना सा कोई रास्ता निकाला था, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, देखिए अंडरस्टैंडिंग तो रहनी चाहिए ना। अब हमारे दरमियान अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ये शो नहीं हो सकता। अच्छा काजी साहब ये बताएं, आप मेरे बहुत ज्यादा मोहसन है, बहुत ज्यादा, कि काजी मेरा मोहसन है, मुझे किसी मुकाम पे पहुंचाया, तो मैं आपको डराने के लिए कोई चीज अंडर कारपेट रख दूं तो ये मुनासिब है? वैसे मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैं एक थोड़ा सा रिपोर्टर हूं, मैं सीखता हूं। सियासत में ऐसे ही होता है भट्टी साहब, बड़ी बेरहम चीज़ में है ये हमेशा सियासी जमातें मुलाकातें करती रहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मेरा ख्याल है दोबारा मरियम साहब से मुलाकात करने लगे हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि सियासत, अच्छा मौलाना साहब मिलने जा रहे हैं दोबारा? वो मरियम एक्टिव होना चाह रही है ना नवाज शरीफ का बयानिया लेके, लेकिन अभी तक खत्मी फैसला नहीं हुआ, इस सिलसिले में बातचीत शुरू हो गई है। अब मौलाना मरियम को लॉन्च करेंगे, मरियम साहिबा को। वो तो बेनजीर भुट्टो के इमेज में बनाया जा रहा था, अब मौलाना पर बात आ गई है। नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव को इतना कैरी नहीं ना कर रहे, तो मरियम को जनवरी में आपने भेजना था, आप नहीं भेजा, तो अब उन्होंने अपने वालद को कहा नहीं जी, अब नवाज शरीफ के दो राइट हैंड बरतानिया दौर के ज़ियाउल हक के, वो बेनजीर नवा के मरियम साहिबा की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि किस तरह दोबारा आपको अगर इजाजत नवाज शरीफ देंगे तो मैंने पहले कह दिया है। मरियम का फिर मसला ये है कि अगर मुझे पाकिस्तान से नहीं निकाला, मैं जमहूरियत का साथ दूंगी। अब मैं जमहूरियत के पता नहीं, अच्छा यार जमहूरियत पता नहीं किस चीज का नाम है, लेकिन मैं भट्टी साहब जो बड़ा भारी भरकम बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, खुद उस भारी भरकम बयानिए में पूरे रियासत के वसाइल लगाकर 18,000 बंदा तो आ ही गया था, आपको याद है? तो इन्होंने क्या कर लेना? वो ख्वाजा आसफ ने कहा था यार हम बड़े मायूस हुए जब 100 बंदा भी नहीं आया। ये ख्वाजा साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा भाई, मैंने तो अब खबर देनी छोड़ दी है। जा रहा हूं, वैसे जो आपके काम थे उस पर सभी आ जाता तो आपको आश्वस्त कर उठना चाहिए था। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अगली खबर में जाने से पहले मैं एक बात तो कर दूं ना कि जितना ये बुरान है, मईशत जो है वो जी IMF के साबिक मुलाजमों के पास है, सेहत जो है वो WHO के साबिक मुलाजमों, और WHO के बारे में जो ट्रंप कह रहा है, अगर आप सुने कि ये इसको मरवाने में, इस कोरोना के जरिए दुनिया को मरवाने में जो WHO का रोल सामने आया है, अब उसके साबका मुलाजम अगर यहाँ सेहत चलाएंगे तो इस पर हम फिर भी बात करें। ये मैटर नहीं करते, कोरोना ने जो करना था करने दिया, अब इकॉनमी बचाने की हिकमत अमली दानिशमंदी से करना चाहिए। हमारे पास जो टैलेंट है, जो यूथ है, इन्हें यूटिलाइज कैसे करना है, अब इसकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए अगर हुक्मरान मुनासिब मैं अर्ज कर सकता हूँ। पता क्या है, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके पास 20% मैशत का हिस्सा हो, 80% उनके पास हो जिनके खिलाफ रिपोर्टें आ रही हैं। भट्टी साहब, बच्चा वही खेडेगा मेले, याद है ना, मैं तुर्की सुनाया थी कि फिक्र न कर पुत्र तेरे ही खेडेगा। देखो तो माल उधर बाहर है। अच्छा नहीं काजी साहब, फिर अदब से एक घर को खुशहाल रखने के लिए जो सांप है उसको तो मारना पड़ेगा। आप कहें कि सांप भी रहे बच्चे भी खुश रहे, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं आपके IPP की सूरत में पैसे लूटे, गंदुम की सलाह में लूटे, कोई बैंक कर्जों में लूटे, कमीशनों में लूटे, सांप तो सांप है। लेकिन मैं एक और खबर पे आता हूँ, टाइम कम है। अभी आज मैं एक फिक्र देख रहा था मलिक साहब के, हमारे यहाँ खास तौर पर बच्चियाँ बेटियाँ जो मेडिकल करती हैं, उस पर बड़ा पैसा खर्च होता है, 85,000 से ज़्यादा वो घर में बैठी हुई हैं। ये क्या करते रहे हम?
मुझे बताएं ना वो किधर गए हैं लंबे जे बूट पा के आ जाते कोरोना से खतरनाक किधर गए है हमारे जो जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं उसकी ये बताएं ना ये 85,000 बच्चियां तो ये डॉक्टर जफर मिर्जा से पूछो ना 2-2 घंटे टीवी पे आके वो भाई सुना है कि वो तो बेसिक हेल्थ यूनिट आ गए हैं हम। नहीं मैं आज एक दोस्त की देख रहा था वीडियो वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स ठीक कर रहे हैं और 3 साल बाद वो ठीक होंगे। काई साहब इसकी एक हिस्टोरिक पैसे बैकग्राउंड नहीं नहीं तुम सुन लेना सुन ले। पहले पाकिस्तान में रूल ये था जो किसी ज़माने में कि लड़कियों के लिए ना मखसूस नशिस्तें थी, मतलब 80-90% मेल स्टूडेंट हुआ करते थे, 10% सिर्फ लड़कियाँ होती थी। तो आपकी अदालत में एक साहब गए, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान कानून के खिलाफ है। अदालत ने फैसला कर दिया कि लड़का और लड़की आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली यू है कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं, उनके नंबर से मिले ना रोजगार, बेरोजगारी को हम चीख रहे हैं। पहले मसला तो समझ लें भाई, आप 10,000 डॉक्टर पैदा करते हैं, उसमें से 50% जो लड़की हैं वो तो शादी करके घर में बैठ जाती हैं। शादी करने के बाद काम करना जुर्म है? नहीं मैं वो करती नहीं है, मैं तो फिर आप दाखिला ना दें। मेरा पॉइंट तो वो फिर आप मुझे ये अच्छा यार अगर रियासत देखें, रियासत पहले फिगर तो समझ लें ना, मसला तो समझ लें। 10,000 आपने डॉक्टर बनाए, 5,000 तो घरों में चली गई, बाकी बचे 5,000, उसमें 15% चला जाता अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, वो डॉक्टर चला यार एक ही बात हम पाकिस्तान में क्या बचा यार, एक ही बात कि आप क्यों क्यूबा में ऐसे क्यों नहीं होता? क्यूबा की बात छोड़े, वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ये 85,000 इधर लतीफा किसने लिखा है? ए फ्यू डेज गो पंजाब चीफ मिनिस्टर उस्मान मुज़फ्फर रिसीव्ड दी डिटेल ब्रीफिंग ऑन कोरोना। वो कभी कभी सुनते हैं सारी बातें ये। अच्छा वैसे कारी साहब सीरियसली मुझे फिर एक बच्चा मिला, सीरियसली कहता है अंकल कोरोना किस जगह काटे तो ज्यादा दर्द होती है। तो ये कोई आप इस बारे में आपकी है इंफॉर्मेशन? कोरोना जहां भी काटता है बड़ी दर्द होती है और इसने पूरे दुनिया के साइंसदानों को चकरा कर रख दिया है। अल्लाह ताला हमें से महफूज रखे और इमरान खान साहब की बात अल्लाह करे ठीक हो। अच्छा वो एक बात मेरी रह गई भट्टी साहब, आपने बड़ी वो वहाँ पे एक संजीदा बात की इकॉनमी की। मैं आपको थोड़ा सा जो इकोनॉमिस्टों से मैं सीखा हूँ, 2 चीज़ों के बगैर आप पाकिस्तानी नौजवान की मदद नहीं कर सकते। 11% सूद, शरह सूद आपकी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 बिजली। सारी दुनिया का पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में आपने नौजवानों के लिए जॉब्स पैदा करनी है, इंडस्ट्री चलानी है, कुछ भी करना है, 2 काम आपको करने पड़ेंगे। नंबर 1 शरह सूद कम करें और बिजली जो है ना उसकी बदमाशी खत्म करें। अच्छा मैं भी आपको, लेकिन हुक्मरानों की मुझे कोई ऐसी ब्रीफिंग बताएं कि हम ये स्कीम ये पॉलिसी नौजवानों के लिए, नई जनरेशन के लिए, बेरोजगारों के लिए बना रहे हैं, ऐसी उन्होंने ब्रीफिंग दी हो। हुक्मरानों की बात करते हैं, टाइगर फोर्स के शर्टों के कितने पैसे लगे? आप अपीलें तो करते हैं ना पाकिस्तानी हुक्मरानों को, तो आदत है। सुन ले जरा पाकिस्तानी के साथ आप क्या कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी जो अपनी टैक्सियां चला के, स्टोरों पे काम करके, दिन रात करके, मेहनत करके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और आखिरी आज बोले या कल बोले, उन्होंने एक दफा कहा कि मेरे मिडल ईस्ट से 40-50 लोग बेरोजगार आ रहे हैं जो बड़े 35,000। किसी एक का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने उनके लिए आज वैसे क्या उन्होंने ज्यादती ना करें। पॉलिसी है, मैं देता हूं, बताएं। नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। ये पॉलिसी थी ना फवाद चौधरी साहब की। तो फिर ये अगर आपने कंटिन्यू करना था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रॉड जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हमारे साथ खिलवाड़ करती रही है, तो फिर हमारे साथ यही होना था। ये अस्पताल क्यों प्राइवेट कर रहे हैं? यही होना था ना। दुनिया नेशनलाइज कर रही है, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एक वजह यह है कि हफीज शेख साहब बैठे हुए हैं। एक सिर्फ कतर, ये मिडिल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, गल्फ में सिर्फ 36,000 पाकिस्तानी बैठा हुआ है पाकिस्तान वापस आने के लिए। 36,000। बताएं इसके लिए आपकी हुकूमत क्यों फिक्रमंद रही? दूसरी बात सुन लें, आप सारी जिंदगी रिपोर्टिंग करते हैं पैसा 22 बिलियन। 22 बिलियन सर, 3,670 अरब रुपए एक साल में भेजा पाकिस्तानी ने। 22 बिलियन डॉलर उनको आप पाकिस्तान लाने को तैयार नहीं। हमने उनको किधर भेजा? सिर्फ ये है नाज़रीन, हम ये बात कर रहे हैं कि मैं फिर इसी बात पे हेनरी किसिंजर जो इंतहाई राइट विंग आदमी है, उसने कहा है कि ये खेल, ये मैशत और ये मैशत का बाजार अब नहीं चलेगा, इसलिए सोचना पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।